आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और इनर्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऐसे जोड़ा होगा जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14 देख लेते हैं। ग्रुप 14 के अंदर एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो ये जो ग्रुप 4 है, ग्रुप 4, ग्रुप 14 या ग्रुप 4 है, इससे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सही से समझ में आ जाएगा। अब इस ग्रुप 14 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 NP2, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP2। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2S2 2P2, जबकि लेड की है 6S2 6P2। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दोनों जो एक्सट्रीम मेंबर हैं इनका बिहेवियर बताऊंगी, तो आप लोगों को दरम्यान वाले एलिमेंट्स का बिहेवियर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर ज़रा खोल कर लिखें तो ये s ऑर्बिटल होगा और ये p ऑर्बिटल होगा। अब ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बनाए हैं। ये यहाँ पर आपको ये एक एनर्जी का ग्राफ है, यानी जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। p की एनर्जी s के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। और नीचे वाले लेड को अगर देखें तो लेड के केस में ये होगा 6s2 ऑर्बिटल जो कि फील्ड है, और ये यहाँ पर आ जाएगा 6p2 ऑर्बिटल। अब 6p2 ऑर्बिटल की एनर्जी 6s2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, यानी लेड के केस में s और p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि कार्बन के केस में s और p ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन के अंदर ये s ऑर्बिटल की एक्साइटेशन पॉसिबल है p ऑर्बिटल के अंदर। तो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर एक्साइट कर जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर चूंकि s और p में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो s ऑर्बिटल का इस वैकेंट p ऑर्बिटल में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, ये एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा थ्रू दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और लेड यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और लेड ने क्या किया है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इनर्ट रखा है, यानी लेड के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए लेड का जो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी इफेक्ट को तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। अब लेड आपको ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा, क्योंकि ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेड की वो थोड़ी अनस्टेबल होती है। तो हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है, इसलिए लेड अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही शो करेगा ज़्यादातर कंपाउंड्स में, ना कि +4। तो लेड के जो +2 वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको प्लम्बस कहा जाता है। प्लम्बस लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट के नाम के बाद अस आता है, जबकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट के नाम के साथ इक आता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या कहलाएगा, प्लम्बिक। आप लोगों ने अभी तक जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स देखे होंगे, कार्बन के ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये बाकी भी जितने भी कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन ने कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं किया। जबकि लेड के अगर आप और करेंगे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेड के कंपाउंड्स के ऊपर। तो लेड, तो इस तरह इन दो एक्सट्रीम मेंबर्स के बिहेवियर जानने के बाद आपको दरम्यान वाले एलिमेंट्स का बिहेवियर खुद ब खुद समझ आ गया होगा। यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जबकि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक और स्टेप यहाँ पर आपको बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पर एक्साइटेशन के बाद एक अमल होता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में ये चार जो ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और 4 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब कार्बन इन्हीं 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, या अपने जैसे कार्बन के साथ, जिस किस्म के एलिमेंट्स के साथ भी बनाएगा, बस 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो ये जो एक्साइटेशन का अमल होता है, इसके अंदर एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग। जबकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन का अमल है, ये एनर्जी रिलीजिंग है, एनर्जी रिलीजिंग। तो यहाँ पर इस केस में, यानी कार्बन के केस में, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, जबकि यहाँ पर एक्साइटेशन में एनर्जी कम मिकदार में एब्जॉर्ब होती है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी से यहाँ पर एक्साइटेशन पॉसिबल है। जबकि इस केस में क्या होता है कि एक्साइटेशन के अमल के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी ज़रूरत होती है, जबकि वो एनर्जी फिर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो रिलीज़ होती है वहाँ से पूरी नहीं हो सकती। तो इस केस में फिर एक्साइटेशन होती नहीं है। तो ये एक्सट्रीम मेंबर्स का बिहेवियर समझने के बाद आप लोगों को दरम्यान वाले एलिमेंट्स का बिहेवियर समझ आ गया होगा। अब कार्बन सिलिकॉन जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं, इनके केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि नीचे वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं, इनके केस में +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि जर्मेनियम +2 और +4 दोनों किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है।